सीजीएल हो या फिर एमटीएस हो, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है लक फैक्टर। स्टार्टिंग के 1-2 साल मुझे काफ़ी फेलियर्स हुए थे। हेलो गाइस, माय नेम इज़ हेमंत गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। देखिए, आज की वीडियो में हमारे साथ हैं मिस्टर चेतन दुबे। ये करंटली कहाँ पर पोस्टिंग है इनकी और इनका किस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, इनसे हम इस वीडियो में ये सारी जानकारी लेंगे। क्या स्ट्रगल इनका रहा है उस पोस्ट को लेने के लिए जिस पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आइए मिस्टर चेतन दुबे से जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी को। जी सर, पहले तो नमस्ते सर आपको और जो भी सर के फॉलोअर्स हैं उनको भी। तो जैसा सर ने पूछा, मेरा नाम चेतन दुबे और करेंटली मैं एमटीएस इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोस्टेड हूँ और मैंने 2019 सीजीएल से सीजीएसटी इंस्पेक्टर पर चयन हासिल किया है। ठीक है गाइस, देखिए आपने देखा इन्होंने एमटीएस से एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट ली, तो इनसे जानेंगे कि एमटीएस में पोस्ट लेना इजी है एक्साइज इंस्पेक्टर से, जैसा आप जानते हैं, तो इन्हें कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी या सेम मेहनत पर ही सीजीएल भी निकल गया। तो इसके लिए सर मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। मैं 2017 में ग्रेजुएट हुआ था। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। इस जर्नी में स्टार्टिंग के 1-2 साल मुझे काफ़ी फेलियर्स हुए थे, लेकिन उसके बाद मैंने एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई, जिससे मैंने सेम प्रिपरेशन से एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल के एग्ज़ाम्स क्रैक किए थे। तो आपको कितने अटेम्प्ट लग गए सीजीएल 19 से एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट लेने में? जी सर, मेरा सीजीएल 19 सेकेंड अटेम्प्ट था। ओके, तो इस दौरान आपने ये चीज़ नोट करी कि एमटीएस में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई और सीजीएल या सीएचएसएल अदर एग्जाम में हुई, और सीजीएल में क्या चीज़ आपने रेफर करी, क्या स्ट्रेटेजी आपने प्लान करी जो एमटीएस में से अलग थी जिसकी वजह से आपने सीजीएल क्लियर किया? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि पेपर पैटर्न का मैं बताता हूँ। पहले एमटीएस में टू स्टेज एग्ज़ाम है, जिसमें प्रीलिम्स होता है और सेकेंड आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसके डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स आपके ऐड नहीं होते हैं। वहीं सीजीएल जो है 4 स्टेज एग्ज़ाम है, जिसमें प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस है, उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव है, लास्ट में एक सीपीटी और टेस्ट होता है। तो वहीं अगर सब्जेक्ट वाइज चलें हम, तो वही 4 होते हैं: रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और इंग्लिश। पहले एमटीएस का अगर हम देखें तो 25 क्वेश्चंस ईच आते हैं प्रीलिम्स में, वहीं सीजीएल का भी प्रीलिम्स सेम रहता है। तो मैं आप अगर नए स्टूडेंट्स हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई अलग नहीं है, दोनों की प्रिपरेशन आप एक ही प्रिपरेशन से सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, बशर्ते आपने जो आपका सिलेबस है या आपका जो कंटेंट है वो आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हो, अच्छे से रिवीजन किया हो और अच्छे से मॉक्स को रिलीजियसली फॉलो किया हो। तो मैं सब्जेक्ट वाइज अगर आपको बताऊं, रीजनिंग जो एक सेक्शन है, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए थे सारे, और आप मॉक्स से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा है जनरल जीके जो रहता है, जनरल साइंस जीएस, उसमें मैंने लूसेंट और प्रीवियस ईयर को फॉलो किया था। इन दो से ही आप बार बार पढ़िए और उसको रिवाइज करिए। तीसरा जो इंग्लिश है, उसमें 3 सेक्शंस रहते हैं अगर हम इंग्लिश को डिवाइड करें तो, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन। तो वोकैबलरी के लिए मैंने नॉर्मन ल्यूइस की एक बुक आती है वो पढ़ी थी, और एक प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन और एक एमबी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, ईडियम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए। ग्रामर के लिए वही सभी लोग फॉलो करते हैं, नीतू सिंह मैम की वो रहती है किताब। कॉम्प्रहेंशन के लिए मैं बोलूँगा कि आप अपने फ्री टाइम में जैसे नोवेल्स वगैरह पढ़िए, जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेटेड भी फील करेंगे और आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स भी सही होंगी, क्योंकि मेंस में जो मेजर जो पोर्शन रहता है वो कॉम्प्रहेंशन वाला ही रहता है, जहाँ पे पैसेजेस आएंगे टेस्ट, वहाँ पे काफ़ी इसका वेटेज रहता है मेंस में। मैथ्स के लिए मैं बोलूँगा कि 2 पोर्शंस होते हैं, एक अर्थमेटिक, एक एडवांस। तो अर्थमेटिक के लिए आप किसी भी टीचर्स के क्लास नोट्स या यूट्यूब पे पढ़ाते हैं सर, उनकी वीडियोस देख के कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। सेम एडवांस के लिए आप किसी भी टीचर को फॉलो करिए, उनके रिलीजियसली नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज करिए। उसके बाद रह जाता है पूरा सिलेबस कंप्लीट करना। एक बार वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको रिवाइज करना है वो डेली टारगेट्स बना के, बाद में आपको मॉक पे पूरा फोकस करना है। और मैं कहूँगा कि जो नए स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनका हो नहीं पा रहा है, उनसे मैं कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा सिलेबस को अच्छे से पढ़िए और उसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि कई बार रहता है कि हम नए होते हैं प्रिपरेशन में और हमको लगता है कि हम पहले अटेम्प्ट में ही
एग्ज़ाम क्लियर कर दें, जबकि हमारा अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होता है और रिवीजन भी नहीं होता है। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, जो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हैं या जो उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो एसएससी जो सीजीएल एग्ज़ाम है वो पेशेंस का गेम है, क्योंकि काफ़ी लंबी प्रोसेस रहती है जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और बीच में कभी कभार जो है कोर्ट केसेस वगैरह भी हो गए हैं, तो जिस वजह से ये लंबा चलता है। तो उस टाइम पे आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, और जिसके लिए मैं जो है पोएम्स वगैरह देखता रहता था। तो मैं जैसे एक इफ़ करके पोएम है रुडयार्ड किपलिंग की, या फिर एक डिफीट करके पोएम है, वो मैं देखता था। तो अगर आप भी अगर डिमोटिवेटेड हैं तो एक आप अपना एक फ़न के लिए कुछ इन्जॉय करने के लिए करते रहें, साथ में केवल ये नहीं कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक मैं कहना चाहूँगा कि लोग जो गलतियाँ करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, वो ये है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स होते ही मुश्किल से आप 1 या 2 दिन का ऑफ लीजिए या 3 दिन का, उसके बाद आप वापस मेंस में लग जाइए, क्योंकि आप काफ़ी लोगों से आगे हो जाएंगे। वो भीड़ जो 1 महीना 2 महीना अपना टाइम इधर उधर स्पेंड करेगी, उतने में आप अच्छे से रिवाइज करके मॉक्स लगाने पर आ जाएंगे। और मैं कहना चाहूँगा लोग जो सिलेक्शन से, जैसे मैं सीजीएल 18 में डीवी तक गया था लेकिन मुझे कोई पोस्ट अलॉट नहीं हुई थी, तो उनसे बोलूँगा कि आप बिल्कुल पास में हैं सक्सेस के। आप अपनी फेलियर्स को या गलतियों को आप थोड़ा सा बैठ के देखिए कहाँ हो रही हैं, और मुझे यकीन है कि आप अगर उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप एग्ज़ाम क्रैक। देखिए, जो इन्होंने स्ट्रेटेजी बताई उसके साथ मैं आपके साथ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सीजीएल हो या फिर एमटीएस हो, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है लक फैक्टर। क्या लक फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है? क्या आपके केस में भी लक फैक्टर का रोल रहा है जिसमें आपने एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट ली? क्योंकि एमटीएस आप लगे, उससे पहले आपने सीजीएल 18 का भी एक अटेम्प्ट दिया, तो उसमें कितने मार्क्स रहे और आप उससे सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाए? क्या इसमें लक फैक्टर का रोल रहा? सीजीएल 20 में आपका क्या स्कोर है और आप क्या सीजीएल 20 में भी डीवी कंडक्ट कराने जाएंगे? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये जानना चाहते होंगे कि अगर इन्होंने ये चीज़ हासिल करी है तो सीजीएल 20 में भी कुछ स्कोर हासिल किया होगा। मैं पहले बताना चाहूँगा, सर ने बोला लक फैक्टर का, तो मैं ये एक्सेप्ट करूँगा कि लक फैक्टर तो रहता है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल मेहनत है। जैसे अगर मैं देखूँ टियर 3 जो सीजीएल का रहता है, वहाँ पे मार्क्स में काफ़ी वेरिएशन रहता है। किसी को 42, 45 ये मार्क्स भी मिले मेरे फ्रेंड्स को, जिनको जो है 4600 से सीधे 2800 ग्रेड पेपर आ गए हो। वहीं कुछ फ्रेंड्स थे जिनके 60 या 70 अबव थे, लेकिन उनके टियर 2 तक एवरेज मार्क्स थे, तो वो एक जॉब भी पा गए हैं। तो मैं ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करूँगा कि टियर 3 या कहीं भी अन्य स्टेजेस पे लक फैक्टर तो रहता है, पर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको आप थोड़ा सा इतना नहीं सोचें तो सही रहेगा। देखिए, इन्होंने लक फैक्टर की बात बताई जो मैंने आपके साथ शेयर करी। सीजीएल 20 में क्या ये डीवी कंडक्ट कराएंगे? मेरा लोगों से निवेदन है, अगर सीजीएल 19 में जिनको मनचाही पोस्ट या अगर लोकेशन मिल रही है तो वो कृपया करके डीवी स्किप करें। मेरा भी अच्छा स्कोर है, लेकिन मुझे जो मेरे को पोस्ट चाहिए थी वो मिल गई है, और शायद जो मेरे को लोकेशन है वो भी मिल जाएगी, तो मैं स्किप करूँगा डीवी। और मैं फ्यूचर में जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है, जो 19 जो केस चल रहा था, अनसर्टेनिटी थी जिस वजह से मुझे अपीयर होना पड़ा 20 में, लेकिन कोर्ट केस वगैरह का रिजल्ट हमारे पक्ष में आया, तो मैं चाहूँगा आगे के लोग स्किप करें। देखिए गाइस, सीजीएल 20 का जो डीवी या आगे की फर्दर स्टेजेस है उसकी इस चैनल पर जानकारी मैं पूरी दे दूंगा। वो जो है वो सीजीएल 19 की जो लोकेशंस है या पोस्ट की एलोकेशन होने के बाद स्टेट प्रेफरेंस है वो तब तक हो जाएगी, तो इसलिए बहुत से कैंडिडेट सीजीएल 20 को स्किप करेंगे। उनमें से एक चेतन दुबे भी है। अपनी ऑडियंस से भी यही अपील है, इस वीडियो को भी उन लोगों के साथ भी शेयर करना जिनका 19 में सिलेक्शन हुआ है, ताकि वो 20 का डीवी स्किप करें। अब मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनका अगला गोल क्या है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि इंसान को आगे बढ़ने की भूख होती है, वही उसे ऊंचाइयों तक लेके जाती है। एमटीएस से एक्साइज इंस्पेक्टर तो ये बन गए, क्या अब इन्हें आगे क्या बनना है या अब आगे ये क्या करना चाहते हैं, इनसे जानते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी तो रिजल्ट आया, तो मैं अभी उसके सक्सेस को एंजॉय कर रहा हूँ। बाकी कुछ भी लाइफ में सर्टेन नहीं होता है, तो आगे जैसा होगा अभी देखेंगे। देखिए गाइस, एमटीएस की जो पोस्ट है वो लेवल 2 की है
और जीएसटी इंस्पेक्टर लेवल 7 की, तो आप समझेंगे कि 300% से ज़्यादा खुशी अभी चेतन को है। जी, तो इसलिए ये अभी नहीं डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सफलता मिल जाए। आप बहुत से ऐसे कैंडिडेट को देखोगे जिनकी एज लास्ट स्टेज पे आ जाती है और फिर उन्हें एक ये सक्सेस मिलती है। अब इनसे बात करेंगे, हम ये जानेंगे कि इन्होंने ये पोस्ट ही क्यों चूज करी। सर, पहला तो मेरा प्रेफरेंस का ये रहता था कि अपने नियर बाई होम स्टेट मिले या फिर नियर बाई स्टेट मिल जाए, तो वो मुझे जीएसटी से इंस्पेक्टर से वो मिलता दिख रहा था। मेरा स्टार्टिंग से मेरा ये था कि यूनिफॉर्म वाली जॉब मुझे करनी है, जिसके लिए मैंने एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर करा था, जो 12th लेवल पे एग्ज़ाम होता है, लेकिन किसी कारणवश मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो वो मेरे अंदर एक थी चीज़ कि एक यूनिफॉर्म वाली जॉब तो मुझे हासिल करनी है, तो वो मुझे इस जीएसटी इंस्पेक्टर के थ्रू मुझे मिल जाएगी, जो आपको मिली है। क्योंकि आप एमटीएस में करंटली वर्किंग हो, आपने गवर्नमेंट फंक्शनरी को समझ लिया है कि गवर्नमेंट में काम कैसे होता है, आपने टाइमिंग को ऑब्जर्व कर लिया है, स्टडी का टाइम आप कैसे मैनेज करते हो एमटीएस के अंदर। अगर आप अभी भी पढ़ रहे हो तो, या आपने ज्वाइन करने का पढ़ा, क्योंकि रिजल्ट जो है दोस्तों, रिजल्ट जो है कम से कम इनके ज्वाइन करने के 6 महीने बाद आया है, तो इन्होंने उस टाइम पर भी प्रिपरेशन जारी रखी। तो कैसे इन्होंने मैनेज की ये सब चीज़ें? तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि आप वर्किंग हैं तो आप इजीली पढ़ाई कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना आप एफर्ट डाल सकते हैं मेहनत में। जैसे कि मैं जब प्रिपेयर कर रहा था एज अ वर्किंग मतलब एमटीएस, तो मॉर्निंग में जल्दी उठना होता था, तो 2 घंटे आप पढ़ के इंग्लिश, माइंड फ्रेश रहता है तो इंग्लिश की वोकैब वगैरह आप रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आप ऑफिस के लंच आवर्स में, या अगर आपको कुछ टाइम मिल रहा है फ्री, तो आप क्विज वगैरह मोबाइल पे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो वीकेंड मिलते हैं सैटरडे संडे, वो आपको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। एक मैंने कोट लिख रखा था, अ संडे वेल स्पेंड ब्रिंग्स अ वीक ऑफ कंटेंट। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप सैटरडे संडे अच्छे से यूटिलाइज करें। वहाँ पे आप जितना पढ़ सकते हैं, अपना जो वीक पोर्शन है, जो पूरे वीक में आप रह गया था, उसको आप कंप्लीट करिए अपने टारगेट्स को, और आप अचीव कर सकते हैं अगर आप उस डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो। देखिए गाइस, चेतन ने एक कोट को अच्छे से फॉलो किया, वो था इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड्स सोशल स्ट्रेंथ। वो इन पर फुली तरीके से एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि आप देखोगे इन्होंने एमटीएस जिसकी सैलरी कम थी, उससे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट एक अचीव कर ली। तो इससे ये क्या समझते हैं कि जो सोशल रिस्पेक्ट या सोशल स्ट्रेंथ है, क्या वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से आती है? जी, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि जब स्टूडेंट वगैरह रहते हैं तो स्टार्टिंग में ही लगता है कि हमें तो बड़ी पोस्ट पे ही जाना है, तो छोटे लेवल के एग्ज़ाम्स नहीं देते हैं। पर मैं कहना चाहूँगा कि आप जितनी जल्दी एक जॉब लेके उस स्टूडेंट वाले फेज से निकल के आएंगे, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो फाइनेंशियल रहती हैं, या आपको फैमिली सपोर्ट करना रहता है, वो आप इजीली कर सकते हैं। एक मेंटल प्रेशर नहीं रहता है आपके ऊपर कि हमें घर से पैसे लेने हैं या हमें कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आप छोटी पोस्ट पर या आप उस पर हैं, आगे के लिए ट्राई करते रहिए। मैं यहाँ एमटीएस पोस्टेड हूँ, लेकिन मैं अपने कभी दोस्तों को जानता हूँ जो मैंने इनसे बात करी, तो वो यहाँ बोलते हैं कि हम तो प्रमोशन से ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर पढ़ने का जुनून है, या आप कुछ आगे और अच्छा करना चाहते हैं, तो आप निकाल सकते हैं एग्ज़ाम। देखिए गाइस, जहाँ चाह वहाँ राह वाली कहावत है। अगर आपकी चाहत रहेगी अच्छी पोस्ट पर पहुंचने की, तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। जैसा इनके साथ आपने देखा, इनके केस में जैसे बहुत सारे एमटीएस हैं जिनकी वीडियोस आप देखते होंगे, जो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए, क्योंकि उन्होंने वो मेहनत करी, उन्होंने ये समझा कि वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने ये समझा कि उनके पास समय है, एमटीएस रहते हुए भी उनको सैलरी मिल रही है, मतलब इकोनॉमिकली वो कहीं ना कहीं अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत होगी। कोई भी पोस्ट छोटी या बड़ी नहीं होती है। अगर आपका जज्बा बड़ा है तो वो ज़रूर आपको आगे की कामयाबी और बुलंदियों तक जरूर पहुंचाएगा। तो इसलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एमटीएस को लोग सोचते हैं कि एमटीएस चाय पिलाता है डिपार्टमेंट में या झाड़ू लगाता है। ये जो मिसकंसेप्शन है, ये हम आने वाली वीडियो में समझेंगे, जो इस डिपार्टमेंट में प्रेजेंटली वर्किंग है एमटीएस उनसे, कि क्या ऐसा इस डिपार्टमेंट में होता है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, जहाँ की पॉलिसीज, जहाँ का वर्किंग कल्चर, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ की एम्प्लॉयज़ की एक यूनियन बहुत ही अच्छा इसे बनाती है। एक सूटेबल एनवायरनमेंट रहता है जो कि आपको एक फ्रेंडली
एनवायरनमेंट जो कि आपको एक अंदर से मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने का, कुछ करने का। एम्प्लॉयज बहुत सपोर्टिव होते हैं। क्या चेतन आपने भी ये चीज ऑब्जर्व करी? यहाँ जी, ये चीज़ मैंने यहाँ ऑब्जर्व। आपने इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करी। आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दें। एमटीएस की वर्क प्रोफाइल हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए और नेक्स्ट वीडियोस में एसएससी की पोस्ट से जितनी भी है, चाहे स्टेनोग्राफर है, चाहे सीएचएसएल की है, जिनसे एम्प्लॉयज़ रिक्रूट हुए हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपके साथ इस चैनल पर शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि चेतन जैसे और भी कैंडिडेट को मोटिवेशन मिले और आपको भी मोटिवेशन मिले। और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी क्वेरीज हो कमेंट कर देना। मैं हेमंत गुप्ता आपका जरूर रिप्लाई करूंगा इस चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।